नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के अल्बर्टिका चौक पर शिवसेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में रांची में भी शिवसेना के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और घटना की निंदा की। सभी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर रविवार को आतंकवादी हमला हुआ था। इस घटना में ड्राइवर समेत 9 लोगों की जान चली गई थी और 41 लोग घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने राजौरी जिले की सीमा से लगे रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों की बस को अपना निशाना बनाया था। जिस दिन हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, साथ साथ में कई मंत्रीगण शपथ ग्रहण ले रहे थे। उस दिन आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश को चुनौती देते हुए श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। यह हमला सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं है, ये हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमला है, ये हमारे देश के सरकार पर हमला है। कि जिस समय हमारे देश में विदेश से भी, अन्य देश से भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आए हुए थे, अतिथिगण आए हुए थे, उस समय हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है। वो भी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर घुस करके हमला किया जाता है। ये हमारे देश को बहुत बड़ा चुनौती दिया गया है, हमारे सरकार को चुनौती दिया गया है। और इससे पहले भी आप लोग देखते होंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र देश में, ये भारत देश हम लोग का हिंदू राष्ट्र देश है, फिर भी हमारे देश में हमेशा कभी कोई श्रद्धालुओं पे हमला किया जाता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को। प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि फिर से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मजबूत सरकार है। इस मजबूत सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए जिस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, ये देश यही मांग करता है कि फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक। और सरायकेला जिला के चांडिल थाना के टाटा रांची मुख्य मार्ग पर रामगढ़ ओवरब्रिज के पास मंगलवार रात सड़क किनारे खड़े रोड रोलर में रांची से जमशेदपुर आ रही कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनाक्रम के अनुसार NH 33 रामगढ़ NHAI द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अंधेरे में रोलर सड़क निर्माण कार्य में लगा था, तभी रांची से जमशेदपुर की ओर तेज रफ्तार से आ रही कार ने रोलर में जबरदस्त टक्कर मार दी। कार की रफ्तार तेज होने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार में सवार एक युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना में चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को चांडिल पुलिस ने एम्बुलेंस से जमशेदपुर के MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इधर घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बताया कि NHAI रात के अंधेरे में काम करवा रहा था, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई है। इससे पूर्व भी सड़क निर्माण के कारण आधा दर्जन मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वहीं सरायकेला जिला के तितिरबीला मौजा में पिछले दिनों जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान प्रशासन ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इधर इस मामले में ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सरायकेला थाना में लिखित शिकायत की है। सरायकेला थाना में इस संबंध में 5 अलग अलग लिखित शिकायत की गई है, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो, अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह एवं विभाग के अभियंता गणेश राम हेम्ब्रेम पर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता में एक 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी भी शामिल है, जो 7 जून को हुए लाठीचार्ज में घायल हो गई थी। आदिवासी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के साथ ग्रामीण सरायकेला
थाना पहुंचे तथा लिखित शिकायत की। सभी शिकायत पत्र में मुख्य रूप से ग्रामीणों को बेवजह मारपीट करने तथा उनके घर एवं शमशान में पूर्वजों के समाधि को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में बिना किसी प्रकार के ग्राम सभा के अनुमोदन से रैयती जमीन पर कब्जा जमाने की बात भी कही गई है। मेरा नाम सन्नी पूर्ति है, मैं तितरेड़ गांव का रहने वाला हूं और आज जो काम अभी चल रहा है उसमें मेरा मकान भी तोड़ा गया है और मेरा जो भी पूर्वजों का मेरा श्मशान पत्थर सब है, समाधि सब, वो सब भी तोड़ दिया गया है। ये केस करने के लिए पूछे। झारखंड से विजयी 2 कुर्मी सांसदों में से किसी एक को भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने से कुर्मी समाज के लोगों में उबाल है। इसके विरोध में मंगलवार को कुर्मी विकास मोर्चा ने रांची के अल्बर्ट चौक पर नवनिर्वाचित केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि झारखंड के किसी कुर्मी सांसद को एनडीए सरकार में मंत्री पद नहीं देना बहुत बड़ी साजिश है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली कुर्मी जनजाति को बहुत उम्मीद थी कि किसी कुर्मी प्रतिनिधि को केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओहदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार कुर्मी जनजाति के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में अविलंब शामिल करे, अन्यथा झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में ग्राम स्तर पर जन जागरण के द्वारा भाजपा का विरोध किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। मंत्रिमंडल में जगह दो, उनको मंत्रिमंडल में जगह देना होगा, उनको मंत्रिमंडल में जगह देना होगा। आज कुर्मी समाज की ओर से केंद्र सरकार का पुतला दान किया जा रहा है। भरोसा था केंद्र सरकार से कि झारखंड से कुर्मी जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन भारत सरकार ने नाम आगे करके भी कुर्मियों को धोखा देने का काम किया है। चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका बंगाल हो, झारखंड में कहीं पर कुर्मी प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल का में जगह नहीं देना, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेके पूरे राज्य में, झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आज पुतला दान कुर्मी समाज की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। और अगर केंद्र सरकार बहुत जल्द अगर किसी भी कुर्मी प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गांव-गांव में हम लोग जाके जन जागरण करेंगे। ताकि कुर्मियों ने, झारखंड में विशेष करके कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनको जिता के भेजा है। जितने भी कुर्मी बहुल क्षेत्र हैं, जितने भी, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, गोड्डा हो, इन सभी सीटों पर कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, उनके कैंडिडेट को वोट किया है और उनको जिता के भेजा है। और आज कुर्मियों के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर, 24 जिला मुख्यालयों पर कुर्मी समाज की ओर से आज केंद्र सरकार का पुतला दान किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि कुर्मी जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं, सांसद बने हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना चाहिए। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उलीझारी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ट्रक से कुचलकर 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवारों को लंबी खींचतान के बाद मंगलवार को 11-11 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। बता दें कि रविवार की रात सो रहे मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया था। दोनों मृतकों के परिजनों ने 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन कंपनी की ओर से टालमटोल किया जाता रहा। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजा के बिना शव को ले जाने से इनकार कर दिया और शव लदे वाहन को सदर अस्पताल परिसर में ही खड़ा कर दिया। मंगलवार रात तक दोनों मजदूरों का शव अस्पताल परिसर में ही पड़ा रहा, जिससे बदबू फैलने लगी और लोग परेशान हो गए। आखिरकार शाम को मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बातचीत के बाद 11-11 लाख रुपए मुआवजा पर सहमति बनी। तब परिवार के लोग शव को ले जाने के लिए राजी हुए, लेकिन मंगलवार की रात 8 बजे तक मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं
किया गया था, जिसके कारण परिवार के लोग सदर अस्पताल परिसर में ही जमे हुए थे। मालूम हो कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेलंगाना के हैदराबाद की कंपनी KMV प्रोजेक्ट द्वारा कराया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले 3 मजदूर राजकुमार भगत, दीपू राय और गुड्डू कुमार राय का खत्म होने के बाद सो रहे थे। बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मी के कारण तीनों खुले स्थान पर सोए हुए थे। इसी बीच ट्रक ने तीनों को कुचल दिया था। आनन फानन में तीनों को चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दीपू राय को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के अभाव में राजकुमार भगत की भी रात में ही मौत हो गई थी। अंतिम निर्णय यही उन्होंने सुनाया कि हम दोनों मृतक के परिवार के खाते में 10-10 लाख रुपया दे देंगे और 1 लाख रुपया कैश देंगे, जिसका दाह संस्कार आने जाने में जो खर्च हुआ उसके लिए हम देंगे। टोटल 11 लाख की बात हुई है और समझौता इसी पर दिया गया है, क्योंकि वो गरीब है। हम लोगों ने देखा कि उसका भला हो जाएगा, छोटा छोटा बच्चा है, उसका कुछ परवरिश में यह पैसा काम आ जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की व प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि चुनावी व्यस्तता खत्म होने के बाद समीक्षा बैठक कर विभागीय कामकाज की प्रगति के विषय पर चर्चा की गई है। राज्य की उन्नति के लिए प्रत्येक विभाग के विभागीय कार्य में तेजी लाई जाए, ऐसा दिशा निर्देश किया गया है। वहीं नियुक्ति के विषय पर उन्होंने कहा कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज समीक्षा के साथ साथ कामकाज का सारा प्रगति यही आज चर्चा हुआ। आज जिस तरह से समीक्षा किया गया, कल भी इसी तरह का समीक्षा इस राजहित में, ताकि हर विभाग जिला से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक का, साथ में विधि व्यवस्था, कोई भी राज्य में विधि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज उसी विधि व्यवस्था उसको समीक्षा करते हुए आज का शुरुआत हुआ। इसीलिए हर कामकाज को तेजी करने का निर्देश दिया गया। झारखंड मंत्रालय में विभागीय समीक्षात्मक बैठक समाप्त होने के बाद पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, इसके लिए लगातार सरकार के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक की जाएगी। वहीं अत्यधिक गर्मी और पेयजल संकट के विषय में कहा कि इस विषय में उनके विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। देखिए, अभी एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ एक तरह से थम गिरता गया था। 2 महीने से ज़्यादा समय तक 16 मार्च को आचार संहिता लगा और आज हम लोग आ गए हैं जून महीने में। तो अब सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको गति प्रदान करने के लिए निरंतर रिव्यू किया जा रहा है सभी विभागों का, और आज भी हुआ, कल भी जो बाकी विभाग बचे हैं उनका रिव्यू होगा और उसका व्यापक असर होगा और सरकार की जो भी योजनाएं हो तेजी पर से धरातल पर उतरेगी और इसका सीधा सीधा लाभ झारखंड की जनता को मिलेगा और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी तेजी से। इधर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकवादी हमले को कायराना हरकत करार दिया है। कहा है कि ये संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और सभी में तीव्र आक्रोश है।
बुधवार को रांची में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विहिप के संगठन मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है कि उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार को निर्णायक और कठोर कदम उठाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी जिला आयुक्त को भी पत्र दिया जाएगा, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को आग्रह किया जाएगा तथा इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज हो, ऐसा केंद्र सरकार से सुनिश्चित कराने का आग्रह होगा। इस घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सभी जगह पुतला फूंका जाएगा। देश भर में आज विश्व हिंदू परिषद के युवक विभाग बजरंग दल के माध्यम से जिला स्तर तक डेमोन्स्ट्रेशंस प्रदर्शन करने का निश्चय हुआ है और उसका कारण है कि 9 जून के दिन जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में शिवखोरी में माताजी के मंदिर का दर्शन करके जो श्रद्धालु लौट रहे थे बस से, उनके ऊपर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक जिहादियों ने हमला कर दिया, जिस हमले में वह बस खाई में भी गिर गई और इस हमले के कारण से 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है। इसमें कई बहनें और बच्चे भी शामिल हैं। मुख्य रूप से ये श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र के थे। अन्य लगभग 30 श्रद्धालु काफ़ी घायल भी हुए हैं। यह जो एक कायरतापूर्ण हमला हुआ है, इसका विश्व हिंदू परिषद भर्त्सना करती है और यह जो इस्लामिक आतंकवाद पुनः अपना सिर उठा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कल भी और एक घटना अभी हो गई है, उसकी कार्रवाई चल ही रही है अभी, तो यह पुनः जो इस्लामिक आतंकवाद अपना सिर उठा रहा है, तो हमने यह निश्चय किया है कि इस प्रदर्शन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक निवेदन दिया जाएगा और ये आग्रह किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने ये इस्लामिक आतंकवाद के सिर को, इस सांप को कुचलना चाहिए। और यह जो हिंदू श्रद्धालुओं का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है, तो विश्व हिंदू परिषद अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता है, उनके आत्मा को सद्गति मिले यह भी प्रार्थना करता है। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर ने वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और जो सहयोग वहाँ घायलों को और अन्य लोगों को हम कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ता प्रत्यक्ष वहाँ कर रहे हैं। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर पंचायत भवन में 24 जून को एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं के सहयोग से आयोजित होगा। इसकी जानकारी बुधवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिश ने महिलाओं के साथ पंचायत भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने एवं इतिहास रचने को लेकर उनके सम्मान में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुखिया द्वारा यह द्वितीय रक्तदान शिविर है। पिछले वर्ष उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज में रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर शिविर लगाया गया था। इस बार 24 जून को प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 300 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारी भूमिज हल्दी पोखर पूर्वी मुखिया, ये द्वितीय वर्ष है कि इस प्रकार से मैं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही हूँ। पिछला वर्ष जो रक्तदान शिविर मैंने किया था वो पूरा समर्पित था बालासोर रेल दुर्घटना पर जो जितने भी घायल थे उनको समर्पित करके मैंने किया था। लेकिन इस बार जो मोदी जी की
विकासशील कार्यों से जो जन जन को हित मिला है, जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं, और तीसरी बार सरकार बनाने की खुशी में इस बार की रक्तदान शिविर मोदी जी को समर्पित रहेगा उनके सम्मान के प्रति। और इसी तरह से प्रचंड गर्मी को देखते हुए ब्लड बैंक की भी मांग है कि अभी ब्लड बैंक में रक्त की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और मेरी भूमिका ये रहेगी कि रक्तदान शिविर में महिलाओं को भी भूमिका अत्यधिक हो और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। न्याय पाने के लिए अब लोगों को दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का निष्पादन जिला स्तर पर ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत विशेष लोक अदालत में ही किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने मीडिया को विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले जो समझौता के आधार पर समाप्त किया जा सकता है, उन मामलों को मध्यस्थता के आधार पर जिला में ही निस्तारण किया जाएगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के द्वारा स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सहमति तथा समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्राधिकार द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं तथा सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों को इस खास मौके का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में सशरीर या वर्चुअल रूप से शामिल होकर समझौते की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लोक अदालत त्वरित समझौतों के द्वारा विवादों के निपटारा करने का सशक्त माध्यम है। इसमें हुए फैसले अंतिम होते हैं और विवादों का लागत भी प्रभावी रूप से न्यूनतम हो जाता है। कोर्ट फी की संपूर्ण वापसी भी होती है। न्यायालय का पहल है कि 29/7/2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 के बीच उच्चतम न्यायालय में जो भी मामले लंबित है ना, उनमें सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसे लोग जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनको नोटिस करके बुलाएंगे और मीडिएशन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार उन मामलों में अगर सुलह की संभावना बनती है या सुलह हो जाता है मामले का, उसका निस्तारण उसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कर देगी। और इसमें दोनों मोड्स को ओपन रखा गया है, वर्चुअल एज वेल एज रियल मोड, दोनों मोड से ये मामले का निस्तारण होगा। और एक बहुत अच्छी पहल है माननीय उच्चतम न्यायालय की कि जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, है ना, और उनमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, वो नहीं होगा और इससे अत्यधिक मामलों का निस्तारण संभव हो पाएगा। और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गार्ड बैरक में आयोजित 5 दिवसीय श्री श्री शीतला माता पूजा का विसर्जन जुलूस मंगलवार की रात को गाजे बाजे के साथ निकाला गया। विसर्जन जुलूस से पहले माता की विधिवत पूजा अर्चना पुजारी द्वारा की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्त माता शीतला की प्रतिमा को माथे पर रखकर नंगे पैर विसर्जन करने को निकले। जिस रास्ते से माता शीतला का विसर्जन जुलूस गुजरा, उस स्थान में नीम के पत्तों से तोरण द्वार बनाए गए थे। साथ ही श्रद्धालु भक्तों द्वारा जल एवं नीम के पत्तों से मां का स्वागत किया गया। विसर्जन जुलूस गार्ड बैरक कॉलोनी से निकलकर समूचे रेलवे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए बालाजी मंदिर के पास स्थित नीम पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां पुजारी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। विसर्जन जुलूस के दौरान ढोल डफली की धुन पर श्रद्धालु जमकर झूम रहे थे।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित टांगर साई गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बुधवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इसमें सभी को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूक किया गया। बताया गया कि किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी कराना एक कानूनन अपराध है। लोगों से कहा गया कि अगर कोई बच्चा किसी दुकान, होटल, ढाबा आदि जगह पर काम करता है तो ये बाल मजदूरी की श्रेणी में आएगा। बाल मजदूरी कराने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 माह से लेकर 1 साल तक कारावास और 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। बच्चों को पढ़ने के उम्र में काम कराना अनुचित है। बच्चे अपनी पढ़ाई के समय को छोड़कर रिक्त समय में अपने माता पिता के कोई भी व्यवसाय आदि में हाथ बटा सकते हैं। व्यवसाय किसी मादक पदार्थों का ना हो। संविधान के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क पढ़ने का अधिकार दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें हाथों में तख्तियां लेकर बच्चे शामिल हुए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।